हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द चार्टेड पाठशाला। यहाँ हम पढ़ेंगे सीए लॉ, सीए फाइनल लॉ। हम इंस्टीट्यूट मटेरियल से सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉ पढ़ रहे हो तब भी ये आपके लिए बहुत बहुत रेलिवेंट है और आप इसे एज अ रिविजनरी वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें हम सब कुछ बहुत ही डिटेल्ड में कवर करेंगे क्योंकि ये आपके फर्स्ट रीडिंग के लिए भी सफिशिएंट होगा। और ये हम इंस्टीट्यूट मटेरियल से कवर करेंगे क्योंकि आपको पता है इंस्टीट्यूट मटेरियल सेल्फ सफिशिएंट है। आपको और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप इंस्टीट्यूट मटेरियल अच्छा से करके जाए तो बिना और समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये पहला मॉड्यूल है और पहला मॉड्यूल है कंपनी लॉ के बारे में। इसमें कंपनी लॉ के बहुत सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे। ऑलरेडी इंटरमीडिएट में हम कंपनी लॉ के बारे में पढ़े हुए हैं। कंपनी लॉ ही मेजर पोर्शन है इंटरमीडिएट में, लेकिन इंटरमीडिएट का कंपनी लॉ और फाइनल का कंपनी लॉ अलग है। यहाँ पर हम नए सेक्शंस पढ़ेंगे। यहाँ बहुत नया टर्म्स आएगा जो अगर आप सेल्फ रीड कर रहे हो तो शायद वो दिक्कत देता है। इसलिए मेरा मेन मोटिव ही ये चैनल खोलने का इसलिए है ताकि मैं हेल्प कर पाऊँ वो सारे स्टूडेंट्स को जो सेल्फ रीड कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन डायरेक्टर्स, ये चैप्टर 1 है आपके इंस्टीट्यूट मटेरियल का। और ये इनका सबसे पहला सेक्शन है 149। ठीक है, उससे पहले इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन में बताया है डायरेक्टर्स किसे कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे कहते हैं। और कंपनीज एक्ट 2013 बताता है कि हर कंपनी को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना ज़रूरी है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एक डायरेक्टर हुआ है और बहुत सारे डायरेक्टर्स मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ कंपनी। ठीक है, तो डायरेक्टर्स क्या होते हैं? डायरेक्टर वो व्यक्ति होता है जो अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ठीक है, अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ आपका मेन टेक्स्ट स्टार्ट होता है तो सेक्शन 149। देखिए, सेक्शन का नंबर लर्न करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको सेक्शन के नंबर याद हो जाए तो कोट कर दीजिए। गलत मत करिएगा हमेशा। अगर आपको डाउट है तो छोड़ दीजिए, गलत कोट कभी मत करिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ जहाँ मैं बोलूँगी कि रिपीट करिए वहाँ आप रिपीट करें ताकि आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक रिटेन रहे। ठीक है, तो पहला सेक्शन 149 बताता है कि सारी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना मस्ट है। और डायरेक्टर्स कौन? इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट, LLP नहीं। डायरेक्टर सिर्फ इंडिविजुअल हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टर सिर्फ एक इंडिविजुअल हो सकते हैं। आपके पास मार्कर है तो मार्कर उठा लीजिए और वो मार्क करते रहिए क्योंकि डे 1 बिफोर रिवीजन के लिए काम आएगा। अगर आप डे 1 से ही अपना वो 1 डे के लिए रेडी हो, 1.5 डेज़ के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो डे 1 से, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं सेक्शन 149। सेक्शन 149A में बताता है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए। तो मिनिमम चाहिए, अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आपको 3 डायरेक्टर चाहिए। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर, और OPC है तो 1 डायरेक्टर। OPC 1% कंपनी, उसमें 1 डायरेक्टर चाहिए आपको। तो मेरे साथ रिपीट करिए। पब्लिक कंपनी 3 डायरेक्टर, प्राइवेट 2 डायरेक्टर, OPC 1 डायरेक्टर। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 15 डायरेक्टर। क्या 15 से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? उसके लिए आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। 15 से ज़्यादा डायरेक्टर करने के लिए आपको पास करना पड़ेगा एक स्पेशल रेजोल्यूशन। आई होप आपको स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पता हो। अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। जैसे कंपनी होता है, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे मेंबर्स होते हैं कंपनी के। मेंबर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के। तो कंपनीज़ के कोई भी डिसीज़न लेना होता है तो आप मेंबर्स की मीटिंग कराते हैं। उसमें अगर 50% से ज़्यादा लोगों ने हाँ बोल दिया तो वो हो गया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कहीं कुछ मैटर्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो 51% से काम नहीं चलेंगे, उसके लिए 3/4 का मतलब 3/4 अगर फेवर में आए डिसीज़न तब ही पास होगा वो डिसीज़न, अदरवाइज़ नहीं। उसे बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल है, हाफ नहीं, हाफ से ज़्यादा नहीं, 3/4 चाहिए, इसलिए इसे कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर 15 से ज़्यादा आपको डायरेक्टर चाहिए तो आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, तो क्या सारी कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए तो? नहीं, कुछ कंपनियों को एग्जेम्पशन मिली है। अब एग्जेम्पशन क्या होता है? कितना बार एक सेक्शन दिया हुआ रहता है कंपनी के नीचे में दिया हुआ है एग्जेम्पशन, मतलब ये जो सेक्शन है
वो इन एग्जेम्पशन वाली कंपनियों पे नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 149 के लिए क्या एग्जेम्पशन है, गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो 15 डायरेक्टर से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हैं बिना SR पास किए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जेम्पशन क्यों है, क्योंकि एक सेक्शन में ना बहुत सारी बातें होती है, तो ये हमें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये एग्जेम्पशन किस बात के लिए एग्जेम्प्ट कर रहा है, किस पार्ट के लिए एग्जेम्प्ट कर रहा है। तो ये जो एग्जेम्पशन है वो बता रहा है कि 15 से डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर सकते हो गवर्नमेंट कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी, प्रोवाइडेड वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन एवरीवन, प्रोवाइडेड कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो। सेक्शन 137 में फाइलिंग का सेक्शन है 137 और 92 के आपको याद होना चाहिए, आप इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा था। 92 में हम फाइल करते हैं एनुअल रिटर्न ROC को। तो अगर ये दोनों में फाइलिंग में डिफ़ॉल्ट नहीं है तभी ये एग्जेम्पशन आपके लिए है। अब आने वाले कई सेक्शंस में ऐसा लिखा है कि एग्जेम्पशंस में लिखा हुआ है कि ये कंपनी को एग्जेम्पशन है प्रोवाइडेड डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गई एक पार्ट कंप्लीट। अब सेक्शन 149 के C पार्ट में हम बात करते हैं वुमेन डायरेक्टर के लिए। कुछ कंपनी बड़े बड़े कंपनी को ऐसा मैंडेटरी होता है कि वुमेन डायरेक्टर बनाएं। क्यों ऐसा लाया गया लॉ में, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े। ऐसा नहीं सिर्फ डायरेक्टर्स मेन ही हो, वुमेन भी होना चाहिए, और वो कंपलसरी कर दिया लॉ ने। क्या सारी कंपनी को वुमेन डायरेक्टर चाहिए? नहीं, इसमें दिया हुआ लिमिट बड़े बड़े कंपनी को। बड़ा कंपनी कौन? लिस्टेड कंपनी, ठीक है। लिस्टेड कंपनी में तो सारी कंपनीज लॉ के लिस्टेड कंपनी में तो सभी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनी, अगर आप लिस्टेड कंपनी तो आपको वुमेन डायरेक्टर चाहिए। कितने वुमेन डायरेक्टर? एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, ठीक है। और अदर पब्लिक कंपनी मतलब कौन? ऐसा पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अगर उनके पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा हुआ तो, और टर्नओवर अगर 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। 100 करोड़ और मोर, मतलब 100 करोड़ भी हुआ तो एप्लीकेबल। टर्नओवर अगर 300 करोड़ हुआ तब भी एप्लीकेबल, 301 करोड़ हुआ तब तो एप्लीकेबल है। और यहाँ पर और है, और देखिए और एंड का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मार्क करिए और एंड को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेम होता है और एंड को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एंड मतलब 100 करोड़ या 300 करोड़ दोनों में से कुछ भी एक लिमिट क्रॉस हुआ, या फिर एक लिमिट 100 करोड़ या 300 करोड़ हुआ तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है। अभी बगल में लिख लीजिए, ये है 100 करोड़ और मोर, ठीक है। 100 करोड़ मोर क्या? पेड अप शेयर कैपिटल। और टर्नओवर है 300 करोड़ और मोर, ठीक है, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, ठीक है। ऐसे बगल में लिख लीजिए ताकि रिवीजन में आसानी हो आपको। ये लिमिट जो है 100 करोड़ 300 करोड़ को, ये कौन से बैलेंस शीट को देखना है? ये लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना है। अगर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में अगर इतना लिमिट्स क्रॉस हो रही है तब आपके लिए एप्लीकेबल है ये सेक्शन 149(3), ठीक है। और अगर आप न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी है जिसका टर्नओवर या फिर जिसका पेड अप शेयर कैपिटल का 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप 6 मंथ आपको टाइम मिलेगा, 6 मंथ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन से आप वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लीजिए। एक तरह से आपको टाइम दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी आप इनकॉर्पोरेट हुए तो अभी एक वुमेन डायरेक्टर ढूंढिए, क्योंकि ऑलरेडी आप एक नई कंपनी है और डायरेक्टर से आपको मुश्किल से मिले होंगे कि आप नई कंपनी हो। तो वुमेन डायरेक्टर ढूंढने के लिए आपको टाइम दिया है 6 महीना के लिए। अब वुमेन डायरेक्टर ने छोड़ दिया ऑफिस, तो टाइम लिमिट दिया हुआ है कि कब तक वैकेंसी फिल करना है। वैकेंसी क्या होता है? अगर कोई भी डायरेक्टर्स छोड़ते हैं ऑफिस तो उसे वैकेंसी कहा जाता है। तो अगर वुमेन डायरेक्टर वैकेंसी हुआ उनका, तो आपको कब तक फाइलिंग करना है, मतलब वो प्लेस फिल करना है। तो इसका है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। हमेशा हर जगह अर्लियर होता है, दिस और दिस, विच एवर इज़ अर्लियर, बट यहाँ पर है विच एवर इज़ लेटर। कौन सा 2 लेटर? विच एवर इज़ लेटर में क्या है? एक तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, आज उन्होंने छोड़ा तो आज के बाद जब भी नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग क्या होता है? मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनको बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। तो इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या 3 मंथ, विच एवर इज़ लेटर, दोनों में से जो बाद में हो। मतलब आज छोड़ा तो आज के 3 महीने बाद, या फिर नेक्स्ट जो बोर्ड मीटिंग होने वाला है, विच एवर इज़ लेटर। तो अब ये प्रोविज़न क्यों आया, विच एवर इज़ लेटर क्यों लिखा हुआ है इसमें? इसलिए क्योंकि आप इमेजिन करिए एक ऐसा सिचुएशन जहाँ एक मिसेस गीता
मिसेस गीता आज छोड़ी ऑफिस और मिसेस गीता को पता है कि नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग होने वाला है, तो वो नेक्स्ट डे बोर्ड मीटिंग में वो जाके बोलेगी मैं ऑफिस छोड़ रही हूँ, ठीक है। अगर प्रोविजन होता है विच एवर इज़ अर्लियर, तो क्या होता है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ विच एवर इज़ अर्लियर। तो उन्होंने अभी तुरंत रेजिग्नेशन दिया और उन्होंने पता है कि अभी एक दिन बाद बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो एक दिन में कहाँ से लाओगे आप नए वीमेन डायरेक्टर, राइट। इसलिए ये प्रोविजन है विच एवर इज़ लेटर का। 3 महीना तो आपको टाइम मिल रहा है, जब मिनिमम 3 महीना तो है, फिर जब भी आप नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग कराओ, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स है। आई होप ये एग्जाम्पल के लिए आपको आप सेल्फ रीड कर लो। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। अब क्या हो रहा है ना, जैसे मैं आपको सेक्शंस पढ़ा रही हूँ, जैसे ये 4 पेजेस मैंने पढ़ा दिया, तो आप चाहे तो एक बार सेल्फ रीड कर लीजिए, आपको जो समझ में आ रहा है, फिर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख के बताइए, ताकि मैं कंटिन्यू करा पाऊँ और आपका डाउट क्लियर करने के बाद मैं कंटिन्यू करा पाऊँ, ठीक है। तो ये एक सेल्फ रीडिंग है, आप सेल्फ रीड कर लो और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा यहाँ तक जो भी। तो अभी तक हम लोग 149 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट पढ़ चुके हैं। ए पार्ट में बोला है कि मिनिमम डायरेक्टर्स कितने चाहिए मिनिमम डायरेक्टर, पब्लिक 3, प्राइवेट 2, ओपीसी 1 और मैक्सिमम 15 से ज़्यादा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। उसमें कुछ एग्जाम्पशन है, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के 15 से ज़्यादा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हो फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और अंडर सेक्शन 92 और 92 के अंदर एनुअल रिटर्न में कोई डिफ़ॉल्ट ना हो फाइलिंग में। और फिर सी में पढ़ा था वुमेन डायरेक्टर हर लिस्टेड कंपनी को बनाना पड़ेगा। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर शैल बी ऑन बोर्ड। अगर पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज़्यादा हुआ तब बनाइए। टर्नओवर अगर 300 करोड़ या तो उससे ज़्यादा हुआ तब एक आप वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करिए। और अगर वैकेंसी है तो कैसे फिल करना है, 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज़ लेटर। वेरी गुड। तो अब बात करते हैं हम लोग रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में। रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में रहता हो उसे बोलते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर। तो इंडिया में कितने दिन, देखिए हर एक्ट में रेसिडेंट का आप देख सकते हो कभी कभी माइनर चेंजेस रहते हैं। फेमा में जैसे अलग है, फेमा आपके सिलेबस में, इसलिए मैं बता रही हूँ। इसमें कितना है, इसमें है नॉट लेस देन 180 डेज़, मतलब 182 डेज़। तो उसका मतलब क्या हुआ, 182 डेज़ और मोर, बगल में लिख लीजिए 182 डेज़ और मोर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है नॉट लेस देन 182 डेज़। नॉट लेस देन मतलब 182 डेज़ होगा तब भी रेसिडेंट, 182 डेज़ से ज़्यादा हुआ तब भी रेसिडेंट। अगर 181 हुआ तब रेसिडेंट नहीं। तो अगर 182 डेज़ और मोर हुआ तो रेसिडेंट हुआ ना, रेसिडेंट। देखिए लॉ को समझना बहुत वो है, और एक बार लॉ को समझना सीख गए तो फिर आप अपने ही लॉ कर लोगे, ठीक है। तो इसमें मेन है नॉट लेस देन है, नॉट लेस देन, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेसिडेंट डायरेक्टर। अब समझिए आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है 30 मार्च में। 30 मार्च में अगर इनकॉर्पोरेट हुआ है तो एक ही दिन तो आप डायरेक्टर अपॉइंट करोगे, तो एक ही दिन के लिए तो वो रेसिडेंट हुआ ना। आप बोल सकते हो ना कि जो डायरेक्टर है एक ही दिन था, एक ही दिन के लिए अपॉइंट हुआ। तो इसमें हम रेसिडेंट क्राइटेरिया कितना दिन का देखें, तो प्रोपोर्शनली ले लीजिए, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी द अबव रिक्वायरमेंट शैल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली। अगर 10 दिन हुआ है तो 10 × 182 डिवाइड बाई 365 डेज, इतना दिन रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नया कॉन्सेप्ट है, बाकी भी नया था लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, अब देखिए बड़ा कंपनी है, बड़ा कंपनी में जो डायरेक्टर्स है वो भी कई बार इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉड में। तो एक ऐसा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करिए इंडिपेंडेंट हो, वो मतलब वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होता है, और वो मतलब इंडिपेंडेंट मतलब क्या, वो उसके पास ऐसा स्किल है और बहुत इसकी रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना सकते। इसका एक लंबा चौड़ा लिस्ट है जो हम पढ़ेंगे आगे वाले चैनल में, आगे सेक्शंस में, ठीक है।
तो एक बार मैं रीड कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो तो मैं मार्क करा दूँगी। तो स्पेसिफाइड पब्लिक कंपनी, यहाँ पर भी सारे कंपनीज़ को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन देयर बोर्ड with a view to boost the level of corporate governance. Such specified companies are the backbone of any economy, and therefore they must be managed in the best possible manner, including adhering to the specified legal provision. An independent director needs to have an independent mindset. Okay? We should not be unduly influenced by the other members of the board, and if such member takes any decision which is illegal or not in the best interest of the company or economy, it must be hindered by the independent director at the outset. The provision relating to independent director are discussed later in this chapter. तो इन शॉर्ट क्या बता रहा है इसमें कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। हाँ, वो कुछ कंपनीज़ के लिए, वो कुछ कंपनीज़, कौन सी कंपनीज़, जो लिस्टेड कंपनी हो या फिर जो बोलते हैं बड़े कंपनीज़ हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, ताकि वो देख सके कुछ दूसरे कोई डायरेक्टर्स कुछ रॉन्ग डूइंग कर रहे तो वो बोल सके कि ये गलत है, उनका इंडिपेंडेंट माइंडसेट है। ठीक है, ये है मेन मकसद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। अब इंटरेस्टेड डायरेक्टर क्या होते हैं, देखिए ये सब डेफिनेशंस कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले सेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स के बहुत सारे, स्पेशली कुछ सेक्शंस इंटरेस्टेड डायरेक्टर के लिए, कुछ पार्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट समझ गए आप क्या होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कोई मोह माया नहीं है उससे कंपनी से, इन शॉर्ट आप समझ सकते हो। इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब वो इंटरेस्टेड है, मतलब कुछ हो रहा है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है और वो एग्रीमेंट जिसके साथ हो रहा है वो उसका चाचा, वो उसके पापा, तो वो इंटरेस्टेड होगा, ऑब्वियसली वो चाहेगा कि ये एग्रीमेंट उनके फेवर में हो, तो वो इंटरेस्ट आ रहा है उसमें। ठीक है, तो वो गया इंटरेस्टेड डायरेक्टर। एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर इज़ वन अमंग द अदर डायरेक्टर हु कंस्टिट्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही में से कोई एक है। In fact, when an existing director becomes interested in a transaction of a company, he is called interested director. वो डायरेक्टर है लेकिन कोई भी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें वो इंटरेस्टेड है, समझ गए ना। इंटरेस्टेड मतलब उनका खुद का कुछ अलग से फ़ायदा हो रहा है, कंपनी का तो फ़ायदा होगा ही अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है अच्छा से, तो लेकिन उनका एक अलग से भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वो है इंटरेस्टेड डायरेक्टर। तो इसमें प्रोविज़न है कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है तो बता दो बोर्ड्स को कि देखो हम इंटरेस्टेड है, तो हम फेवर में बोल सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये हो गया, अब सेल्फ रीड करेंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा। अब एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब प्रोफेशनल डायरेक्टर टाइप हो गए ये। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर टाइप ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, वो मतलब जो एग्जीक्यूटिव नहीं वो नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंप्राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। Executive director are responsible for managing different business operation undertaken by the company. It is their responsibility that the department which they head operate smoothly. समझ गए आप। अब आता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर 152। डायरेक्टर पढ़ लिए कि डायरेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, डायरेक्टर को अपॉइंट कौन करता है। तो फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट डायरेक्टर मतलब पहला डायरेक्टर कौन, कंपनी अभी भी इनकॉर्पोरेट हुई तो पहले डायरेक्टर किसे बना है, कौन होगा, कैसे होगा, वो बताता है आपको सेक्शन 152। तो 150 बोलता है कि पहला डायरेक्टर वो है जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है। ठीक है, अगर कोई प्रोविज़न नहीं बना हुआ है, मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, when no provision is made in the article of a company for the appointment of the first director, the subscriber to the memorandum or individual shall be deemed to be the first director. अब देखिए ये पूरा हो गया लॉ की भाषा। शुरू में लिखा हुआ कि आर्टिकल ऑफ द कंपनी में अगर कोई प्रोविज़न नहीं है तो आर्टिकल क्या, AOA, एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल। तो जो कंपनी जब फॉर्म होता है तो आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में कि एक तो आप सबसे पहले नाम रजिस्टर करते हो, फिर आप फॉर्म फाइल करते हो, उसके साथ आप भेजते हो AOA और MOA। AOA में आप AOA को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल, उसमें लिखा रहता है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, या फिर नाम दिया रहेगा कि मिस्टर मीना, मिस्टर प्रीति, मिसेस प्रीति, मिस्टर राम, ये सब है फर्स्ट डायरेक्टर।
अगर नाम नहीं दिया हुआ तो लिखा रहेगा कि कैसे अपॉइंट होंगे फर्स्ट डायरेक्टर। अगर कुछ भी मेंशन नहीं हुआ तो जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम के वो हो जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सक्राइबर मतलब जो कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए हैं। शेयर कैपिटल को इशू करना पड़ता है 10 लाख के समझे करिए, ये 1 लाख का शेयर सब्सक्राइब इशू किया तो जो सब्सक्राइब करता है शेयर उसका नाम लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो वो हो जाएंगे आपके डायरेक्टर। सारे जो इंडिविजुअल मेंबर है वही होते हैं, क्योंकि हम लोग ने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि इंडिविजुअल ही डायरेक्टर हो सकता है, और सब्सक्राइबर तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी में हो सकता है, LLP हो सकता है। तो अगर सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी जो इंडिविजुअल है वो बन जाएंगे आपके डायरेक्टर्स, अगर कोई प्रोविज़न नहीं दिया हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इज़ इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर, एंड इफ़ नॉट देन कमेंट। ठीक है। OPC में जो इंडिविजुअल एक सिंगल मेंबर है वही हो जाएगा आपका डायरेक्टर। कि OPC क्या होता है? एक इंडिविजुअल मेंबर, एक मेंबर रहता है OPC में, 1 पर्सन कंपनी, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्टर अंटिल द डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर, टिल द टाइम अपॉइंटेड बाय द मेंबर। तो आप समझ गए, सेल्फ रीड करिए, डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में। गुड। अब आ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। ये तो हम लोग ने पढ़ लिया कि पहला डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है। अगर सब्सक्राइबर मेमोरेंडम में अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ है तो वैसे, नहीं तो मेमोरेंडम के जो सब्सक्राइबर है, जो कंपनी के सब्सक्राइबर है शेयर कैपिटल के, वो हो जाएंगे आपके फर्स्ट डायरेक्टर। अब तो हो गया फर्स्ट डायरेक्टर की बात। फर्स्ट डायरेक्टर हो गया, अब सेकेंड डायरेक्टर कैसे, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कैसे? तो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर बनेंगे जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में, EGM में, जनरल मीटिंग में। इन शॉर्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग आपको पता है, मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। और ये क्या लिखा हुआ है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ये आ गई लॉ की भाषा। समझ में आ रहा है कुछ आपको? नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगी, इसलिए तो चैनल खोला। तो ठीक है, सेव इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। इसका मतलब हुआ इन सिंपल लैंग्वेज कि कहीं कहीं जगह एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कि ये अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसको छोड़ के हर बार जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होगा। ठीक है, मतलब कहीं आप पढ़ेंगे आगे कि इसमें लिखा हुआ है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा, ये कोई और अपॉइंट करेगा, तो उसको छोड़ के इन जनरल में हरदम जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होता है डायरेक्टर में। ठीक है। तो जनरल मीटिंग क्या, जैसे आपको पता ही ऑलरेडी आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हो कि शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी बताते हैं कि कौन बनेगा डायरेक्टर, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। जनरली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, लेकिन अगर कहीं में पर्टिकुलरली लिखा है कि SR पास होगा तो SR पास होगा। ठीक है, यहाँ पे होता है आपको कंप्लीट। अब आ गया अदर रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट। अगर आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हो तो कुछ और रिक्वायरमेंट भी है जो आपको चेक करना पड़ेगा, जैसे डिन, अलॉटमेंट ऑफ डिन। डिन क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए पैन होता है हम लोग का, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये क्या है? एक यूनिक नंबर है, हर इंडिविजुअल को एक अलॉट किया हुआ है यूनिक नंबर। ठीक है, पैन अप्लाई करेंगे तो आपको एक यूनिक नंबर मिलेगा। वैसे डिन हर डायरेक्टर का होता है एक यूनिक नंबर। उसको जब भी वो एज अ डायरेक्टर की कैपेसिटी में कुछ काम करता है, अपना साइन करता है, तो उसे वो डिन कोड करना पड़ता है हमेशा। तो डिन कहाँ से मिलेगा? ऐसे डिन नहीं मिल जाएगा आपको ROC को भेजना पड़ेगा DIR 3, तब मिलेगा आपको डिन। ये लिखा हुआ है सेक्शन 143, 154, 155, 156, 159 तक अब डिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ डिन। अलॉटमेंट ऑफ डिन कैसे मिलेगा आपको? DIR 3 फाइल करके। ठीक है, अ पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ओनली व्हेन ही हैज़ बीन अलॉटेड डिन अंडर सेक्शन 154। तो 153 में आप अप्लाई करेंगे, 154 में आपको बन जाएगा, अलॉट हो जाएगा डिन। ठीक है, तो डिन होना बहुत ज़रूरी है आपका। अगर आपका डिन नहीं तो आप डायरेक्टर नहीं। अब प्रोवाइडिंग डिन एंड फर्निशिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय द प्रपोज डायरेक्टर। अब डायरेक्टर को डिन का एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिटेल्स DIR 3 में आपको फाइल करना पड़ेगा आपका कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ, ऐसे करके एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आपको फाइल करना पड़ेगा।
Every person proposed to be appointed as a director by the company in general meeting or otherwise shall furnish his written identification number or such other number as may be prescribed under section 153. फिर अगर आप डायरेक्टर बना रहे हो तो एक रिटन कंसेंट ले लो डायरेक्टर से. ऐसा नहीं है कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी को डायरेक्टर बना रहे हैं. रिटन कंसेंट ले लो डायरेक्टर के. ठीक है. कौन से फॉर्म में आप डायरेक्टर का कंसेंट लोगे? DIR 2 में. देखिए ये सब MCQ में आ जाता है. May 21 में तो क्वेश्चन आ गया था ये DIR फॉर्म के बारे में कि सरेंडर हो रहा है तो कौन सा फॉर्म लगेगा. तो ये आप एक अलग से नोटबुक में लिख लीजिए. DIR 1 में क्या, DIR 2 क्या, DIR 3 क्या. ठीक है, अलग से बना लीजिए. ये DIR 2 का कंसेंट फॉर्म. कितने दिन में देना पड़ेगा आपको ये कंसेंट फॉर्म? विदिन 30 डेज़. कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए. द कंपनी शैल फाइल द कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर विद द रजिस्टर विदिन 30 डेज़. इन्फॉर्म DIR 2, DIR 12. DIR 12 क्या होता है? ये क्या हो रहा है? DIR 12, DIR 3, 2 ये सब क्या है? देखिए, कंपनी को ROC रेगुलेट करता है. मतलब रेगुलेट करता है इन द सेंस ROC. अगर आपको कंपनी बनाना तो ROC के पास जाइए. अगर कुछ चेंजेस कराना है नाम में तब ROC को फॉर्म दीजिए. ROC क्या? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. ये कंपनी का देखभाल करता है. देखभाल मतलब गवर्निंग बॉडी आप कह सकते हैं एक तरह से. तो आप ROC को बताइए कि देखिए मेरा डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है. डायरेक्टर ने कंसेंट दिया है. कंसेंट का एक फ़िक्स फॉर्मेट है. वो फॉर्मेट ही हो गया DIR 2 और DIR 12 हो गया फॉर्म. ठीक है, फॉर्म. इस फॉर्म में सारे डिटेल्स रहता है. नाम ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर कब से अपॉइंट हो रहा है, ये सारे डिटेल्स रहते हैं. कैसा डायरेक्टर है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, मैनेजिंग डायरेक्टर है. सब डिटेल्स उसमें रहते हैं. आपको अगर चेक करना है ना ये DIR 3, DIR 12 तो आप MCA की पोर्टल में जाइए. वहाँ पर ऑप्शन है ई फाइलिंग करके. ई फाइलिंग में क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फॉर्म्स आ जाएंगे. आप देख सकते हो. खोल के देखिए. थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए. और अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आर्टिकलशिप में भी बहुत जन करता है ये कंपनी के काम. तो अगल बगल से पूछिए आपके को वर्कर्स से कि वो कर रहे हैं ऐसा कुछ काम, तो आप भी देखिए उनके साथ. एक एग्जांपल है, रीड करिए, आपको समझ में आ जाएगा. अब नेक्स्ट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप अपॉइंट कर रहे हो तो आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा. ठीक है. अब आ गया फिर से एग्जाम्पशन. अब आप में ये सेक्शन पढ़ा 152. अब आपको लग रहा है क्या चीज़ में एग्जाम्पशन मिल रहा है. अब तो ये एग्जाम्पशन मिल रहा है आपको फर्निशिंग ऑफ कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर. कंसेंट का फॉर्म क्या था? DIR 2 नॉट 12. 12 तो फॉर्म है ROC को इंटीमेट करने का कि मैंने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया. ये आपको कंसेंट का एग्जाम्पशन दे रहा है. तो आपको फर्निश नहीं करने पड़ेगा कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर. अगर गवर्नमेंट कंपनी है और डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है बाय CG, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. सेक्शन 8 कंपनी को भी सिमिलर एग्जाम्पशन है. प्रोवाइडेड, देखिए फिर से आ गया ये. कमिटेड डिफ़ॉल्ट इन फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और 92 में एनुअल रिटर्न भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए फाइलिंग में. है ना. फिर से अब बहुत बार मिलेगा, जान पहचान कर लीजिए अच्छे से. अब आ गया 152(6). अब कर लिया हम लोग ने अपॉइंटमेंट. अब पढ़िए आप रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन. वाह, बाय रोटेशन. रोटेशन क्या होता है बोलिए? मैं बताती हूँ. ठीक है. रोटेशन क्या होता है ना कि अब अगर रोटेशन जैसे आपने 6 डायरेक्टर अपॉइंट किया, अगर वो 6 डायरेक्टर करते जा रहे हैं, ठीक है, 10 साल 20 साल से वही कंपनी चला रहे हैं, तो उनका तो इंटरेस्ट आ जाएगा कंपनी में. वो कंपनी के भलाई को छोड़ के अपना ही भला करेंगे, मेंबर्स के बारे में भूल जाएंगे. इसलिए प्रोविज़न आया रोटेशन का. मतलब अब डायरेक्टर फिक्स नहीं रहेंगे, रोटेट होंगे, ताकि इंटरेस्ट ना बने रहे कंपनी और डायरेक्टर के बीच में. ठीक है. ताकि जो भी नया डायरेक्टर अपॉइंट हो वो एज एन एम्प्लॉय ही अपॉइंट हो. वो कंपनी को छोड़ के अपने बारे में ना सोचने लगे, वो अटैच ना हो जाए. ठीक है.
मैं बार बार ठीक हूँ बोल रही हूँ, कमेंट में बताइए ठीक है या नहीं ठीक है, वरना आप बोलेंगे मैम बोल रही है ठीक है ठीक है ठीक है। बताइए थोड़ा ठीक लग रहा है या नहीं ठीक लग रहा है आपको। चलिए पढ़ते हैं अब। The provision of section 152(6) are stated below. Unless the article provide for the retirement of all the director at annual general meeting, not less than 2/3 of the total directors of the public company shall be the person whose period of office is liable by determination by retirement of director by rotation, and save as otherwise expressly provided in this act be appointed by the company in general meeting. कुछ समझ में आया? सब ऊपर से पार है ना। ठीक है, हम बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ पब्लिक कंपनी के बारे में। इसका मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी में ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में अपॉइंटेड है और मतलब ये एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। लेकिन हम नीचे पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई सब्सिडरी है, कोई प्राइवेट कंपनी का सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का, तो उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है देखिए, हम बताते हैं वो कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है आपका यहाँ, इट इज़ नोटेड दैट द प्रोविजन रिगार्डिंग रिटायरमेंट बाय रोटेशन इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। मतलब अगर सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी है तो उसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। आप भी पेन उठाइए, लिखते जाइए मेरे साथ। अगर आपके पास ये ना लेटेस्ट मॉड्यूल है ICI का, आपके पास पुराना मॉड्यूल तो उसी में देख लीजिए, चेंजेस भी हो जाएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो एक नोटबुक में ये सब नोट करते रहिए। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट हु इज़ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। देखिए ये सब हम लोग क्यों लिख रहे हैं ना, ताकि रिवीजन में आसानी हो। अल्टीमेटली वो 1.5 डेज़ में पढ़ना है आपको मेन, और वो 3 आवर्स में ही आप इतना अच्छे से आपको लिखना है कि आपको पूरा साल भर का मेहनत है, जितना टाइम से आप पढ़ रहे हो वो दिखे। तो जितना जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे उतना ही अच्छा आप वो 3 आवर्स में लिख पाओगे। तो इसलिए हम लोग ने लिख दिया यहीं पर। अब रोटेशन के बारे में आप बैक टू इट कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में ये रोटेशन का एप्लीकेबल है। तो कितना डायरेक्टर रोटेट करना पड़ेगा? 2/3, मतलब मिनिमम 2/3। अगर 2/3 कुछ और नंबर है, जैसे टोटल डायरेक्टर 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2/3 आएगा तो कितना आएगा? बताइए। 6 पॉइंट कुछ है, 6 पॉइंट कुछ भी है तो नेक्स्ट नंबर में राउंड ऑफ कर दीजिए। मतलब अगर आप 2/3 कर रहे हो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का, तो जो भी नंबर है, जैसे अगर समझिए आपका आ रहा है 7.89 तो 8 कर दीजिए। 7.2 आ रहा है तब भी 8 कर दीजिए। नेक्स्ट नंबर करना है, मतलब नॉट लेस देन, मतलब उतना तो चाहिए मिनिमम। और ऊपर में क्या लिखा है? ऊपर वाला लाइन बताइए, ऊपर में क्या लिखा हुआ है? अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइडेड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर। मतलब वो आपका आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सारे डायरेक्टर्स रोटेट होंगे तो सबको रोटेट करो। ये 2/3 मत देखिए। अगर 10 डायरेक्टर तो 10 से रोटेट हो गए, 10 लाइबल फॉर रोटेट होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना रोटेट होगा, लेकिन 10 का 10 डायरेक्टर लाइबल हो जाएंगे फॉर रोटेशन। और उसमें रिटायर कितना होगा वो हम लोग नेक्स्ट पैरा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये जो है इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 2/3 मिनिमम 2/3 डायरेक्टर रोटेट हो गए पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट सब्सिडरी कंपनी के। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सारे डायरेक्टर्स को बोल रहा है तो सारे डायरेक्टर को अपॉइंट करो, मतलब मिनिमम 2/3 तो होंगे ही लाइबल। तो बी अ पर्सन हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लाइबल फॉर डिटर्मिनेशन बाई रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाई रोटेशन। मतलब ये ऊपर में जो 2/3 है वो ऐसे पर्सन होंगे जो लाइबल होंगे रोटेशन के लिए, रिटायरमेंट बाई रोटेशन के लिए। मतलब उनका रिटायरमेंट कैसे होगा? रोटेशन से होगा। और सेम इज़ अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाई एक्ट। मतलब अगर कहीं और में लिखा हुआ है या फिर कंपनी जनरल मीटिंग में कुछ और तय किया है तो उसके अकॉर्डिंग। ये तो हो गया 2/3। और बाकी 1/3 का क्या? तो द रिमेनिंग डायरेक्टर इन द केस शैल in default of and subject to any regulation also be appointed by the company in general meeting। वो लोग भी जनरल मीटिंग में अपॉइंट हो गए।
अब at the first annual general meeting of a public company held next after the date of general meeting at which the first director appointed, and at every subsequent annual general meeting, 1/3 of such director for the time being as a liable to retire by rotation, or if the number is neither 3 nor a multiple of 3, then the number nearest to 1/3 shall retire. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर जनरल मीटिंग में जो डायरेक्टर्स लाइबल हैं, जैसे ऊपर में हम लोग ने देखा 10 डायरेक्टर है तो 10 में 2/3 लाइबल होंगे रिटायरमेंट बाय रोटेशन में। तो 2/3 करके 10 का 2/3 कितना हुआ, 6 पॉइंट कुछ हुआ, तो मतलब 7 डायरेक्टर्स। अब वो 7 डायरेक्टर्स क्या हुआ है, देखिए गौर से सुनिए। अगर हम एग्जाम्पल साइड में लिखते हैं, आप भी लिख सकते हैं कॉपी में। जैसे एग्जाम्पल, टोटल 10 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर में लाइबल कितने हुए। लाइबल मतलब क्या, एक डेंजर जोन होता है ना कि 3 जन डेंजर जोन में 1 जन अब आउट होगा, तो 1 जन जो आउट होगा मतलब वो रिटायर हो रहे हैं। और ये वो जो 3 जन है जो डेंजर जोन में है, देखते होंगे आप गेम्स में या फिर कुछ रियलिटी शोज़ में ऐसा होता है कि 3 जन डेंजर जोन, उसमें 1 आउट। तो वो डेंजर जोन हो गया वो 2/3 वाला, तो 2/3 हो गया डेंजर जोन में, उसमें 1/3 आउट होगा। तो जैसे टोटल 10 डायरेक्टर है, 10 डायरेक्टर में 2/3 या नॉट लेस देन है, मतलब मिनिमम 2/3 होंगे लाइबल बाई रोटेशन, ये हो जाएंगे डेंजर जोन है। तो 10 × 2 / 3 मतलब 6 पॉइंट कुछ, ठीक है, 6.67, या नॉट लेस देन है तो ये राउंड ऑफ हमेशा टू द नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। 6.3 होता है तब भी 7 हो जाता है, ठीक है, कि नॉट लेस देन है मतलब मिनिमम 2/3 तो होगा, तो ये नेक्स्ट में हो जाएगा। और जो अब ये आ गया डेंजर जोन में, 7 डायरेक्टर डेंजर जोन में, तो उसमें 1/3 होंगे रिटायर, 1/3 चल गया छोड़ के अपना ऑफिस। तो अब जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट 1/3 में वहाँ लिखा हुआ है नियरेस्ट, ठीक है, यहाँ आप राउंड ऑफ करेंगे तो 1/3 ऑफ 10 डायरेक्टर्स नहीं, 1/3 ऑफ 7 जो डेंजर जोन में आया उसी वही डायरेक्टर यहाँ आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2.33, तो ये राउंड ऑफ कितना होगा, 2 होगा। अगर यही 2.33 ऊपर आता तो ये जो लाइबल होते हैं ये नेक्स्ट नंबर में हो जाता, मतलब या 3 हो जाता। लेकिन 2/3 के लिए हमेशा मिनिमम देखेंगे, जो भी आंसर आएगा पॉइंट में आए तो नेक्स्ट, और यहाँ इधर नियरेस्ट देखेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। सिंपल जो राउंड ऑफ का रूल है, 0.5 हुआ तो नेक्स्ट नंबर, 0.5 से कम हुआ तो वही नंबर हो जाता है, नेक्स्ट नंबर में नहीं जाते हैं। तो ये हो गया डायरेक्टर। ये जो 2 डायरेक्टर है ये छोड़ेंगे ऑफिस, ये होंगे रिटायर एट AGM जनरल मीटिंग, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। या आप मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन है ये, नियरेस्ट टू द 1/3 विल रिटायर। यहाँ तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पब्लिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, और सब्सिडरी और पब्लिक कंपनी अगर वो प्राइवेट कंपनी है तब भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पैरा में पढ़ रहे हैं, द आर्टिकल्स ऑफ द पब्लिक कंपनी मे प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। वो चाहे तो 2/3 नहीं, वो सारे ही सभी को डेंजर जोन में डाल सकते हैं। एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग इफ सच इज़ नॉट द केस देन नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द डायरेक्टर शुड बी लाइबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। मतलब 2/3 से कम तो कर ही नहीं सकते, वो तो लॉ में लिखा हुआ है कि 2/3 तो रोटेशन में जाएगा ही। अब देखिए इसमें जो है ना टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्या सारे डायरेक्टर्स को आप डाल दोगे लाइबल फॉर रिटायरमेंट ऑफ रोटेशन का कैलकुलेशन में? इसमें इंक्लूड नहीं होते इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब क्या हुआ ना, उसे मार्क कर दीजिए, शैल नॉट इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए नॉट रोटेशनल डायरेक्टर। अगर 10 डायरेक्टर है, 10 में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो जो 2/3 का कैलकुलेशन होगा वो 10 में नहीं होगा बल्कि 9 में होगा। तो हम लोग 9 का 2/3 देखेंगे, 6, तो 6 डायरेक्टर हो जाएगा लाइबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन, ठीक है। उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटा देंगे, टोटल डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटा देंगे। और कुछ हटाना है, हाँ क्या हटाना, नॉमिनी डायरेक्टर को भी लेस कर देना। मतलब 10 डायरेक्टर -1 या 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 हटाओ, 3 हुआ तो 3 हटाओ, 4 हुआ तो 4 हटाओ,
जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो हटा दो, समझो 3 हुआ तो 3 हटा दो, और जितने नॉमिनी डायरेक्टर हुआ वो हटा दो। नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है ना, जैसे कभी सीजी कभी बैंक अपना एक नॉमिनी एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर देता बोर्ड ऑफ मीटिंग में, उसको बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। तो वो सबको हटा दो, फिर वो जो नंबर आएगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे जब भी 2/3 कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीट। और उसमें से 1/3 हो जाएगा आपका लाइबल फॉर टाइम, उसमें 1/3 हो जाएगा रिटायर, 1/3 हो जाएगा रिटायर इन एट AGM। आई होप इट इज़ क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको एग्जाम्पल करने में। आपको याद रखना है वो नियरेस्ट और मिनिमम में, नॉट लेस देन 2/3 में। और जब भी आपको 2/3 करना है तो जैसे यहाँ पर देखिए 2/3 4 हुआ और इसका 1/3 हो गया 1.33, तो नियरेस्ट कर दो, क्योंकि जब भी 1/3 देखना है तो नियरेस्ट, और 2/3 करना है तो मिनिमम। 1/3 में राउंड ऑफ होगा, 2/3 में नेक्स्ट नंबर आएगा। ये सब एग्जाम्पल्स कर लीजिए, आपको तुरंत अब समझ में आ जाएगा। अब करते हैं हम लोग नंबर डी। इसमें लिखा हुआ है द डायरेक्टर हु एक्चुअली रिटायर बाय रोटेशन at every annual general meeting shall be those who have been longest in the office since their last appointment. If 2 or more directors were appointed on the same day, retirement by rotation will be decided between them by mutual agreement or by lot. तो अब हम लोग जो 2/3 डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, जैसे 10 डायरेक्टर था उसमें 2/3 हम लोग ने सिलेक्ट किया, 7 डायरेक्टर आया, तो 10 में से कौन से 7 को हम लोग डाले डेंजर जोन में, उसमें लिखा हुआ है, उसके लिए ये बता रहा है कि 10 में वो डायरेक्टर को डेंजर जोन में डालो जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्व हो गया। मतलब 10 डायरेक्टर है, 7 डायरेक्टर 1 साल 2 साल पहले अपॉइंट हुए थे और एक साल पहले अपॉइंट हुआ था, तो जो 2 साल पहले अपॉइंट हुआ था ना उसको डेंजर जोन में डालो, ठीक है। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्व हुआ उसको रोटेशन में डालो, कि ये लोग नया आया, जो पुराना हुआ उसको चेंज करो। हो गया। अब समझो सब एक ही दिन अपॉइंट हुए थे, सब समझ लो 10 महीने पहले अपॉइंट हुए थे सारे के सारे डायरेक्टर, तो म्यूचुअली एग्रीमेंट कर लो। म्यूचुअली एग्रीमेंट नहीं हो रहा है तो लॉट उठा लो, लॉट वाइज कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप करो म्यूचुअली, सबसे पहले देखिए सबसे पहले ये है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट वाला को हटाओ, सबसे पहले लॉन्गेस्ट वाला को हटाओ, तो ये हो गया। लॉन्गेस्ट वाला को पहले देखना 1 नंबर, लॉन्गेस्ट वाला को लाइबल कर लो रिटायरमेंट के लिए। लॉन्गेस्ट नहीं हो रहा है तो म्यूचुअली एग्री कर लो, कुछ नहीं हो रहा तो लॉट सिस्टम कर लो, ठीक है। यही लिखा हुआ है, इसमें कुछ और खास नहीं है, आप सेल्फ कर लो। ई हो गया, देखिए ई में क्या लिखा हुआ है, एट द एनुअल जनरल मीटिंग एट विच डायरेक्टर रिटायर्स एज अफोरसेड द कंपनी मे फिल अप द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग द रिटायरमेंट डायरेक्टर और सम अदर पर्सन देयर ऑफ। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग में आप डायरेक्टर आपका रिटायर कर रहे हैं तो आप दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट कर सकते हो। यू मे फिल अप द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर। जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है ना उसी को आप फिर से अपॉइंट कर सकते हो। मतलब मिस्टर राम जा रहा है तो मिस्टर राम को ही फिर से अपॉइंट कर सकते हो। रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन बता रहे हैं यहाँ पर। रीअपॉइंटमेंट व्हेन द डायरेक्टर इज रिटायर्ड अ वैकेंसी इज क्रिएटेड, एक रिटायर हो रहे वैकेंसी क्रिएट होगा, टू फिल दैट वैकेंसी द कंपनी मे रीअपॉइंट द रिटायरिंग डायरेक्टर। आप रिटायरिंग डायरेक्टर को भी फिर से अपॉइंट कर सकते हो। इफ़ द डायरेक्टर इज़ नॉट रीअपॉइंटेड, वो रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, देन द कंपनी मे अपॉइंट सब अदर पर्सन एट हिज प्लेस, बट इन दैट केस सेक्शन 160 शैल बी कंप्लाइड। 160 क्या है वो पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में। द क्लॉज रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर of filing the vacancies created by retiring director is quite important. However, the number of directors should not fall short of minimum directors requiring in a company at any stage. However, so long as the clause required regarding minimum directors fulfill, the company may also resolve not to appoint any director. मतलब आपका रिटायर हो रहा डायरेक्टर आप दोबारा उसको अपॉइंट कर सकते हो। अगर आपको दोबारा उसको अपॉइंट नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते, ज़रूरी नहीं वो करना है। लेकिन समझिए आपके पास 4 डायरेक्टर था, ठीक है, उसमें से समझो 2 डायरेक्टर चला गया और आप थे एक पब्लिक कंपनी, तो मिनिमम तो आपको 3 रखना था ना, तो उसके लिए आपको रीअपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन समझिए आप थे आप एक 1 पर्सन कंपनी,
तो आपका एक डायरेक्टर है, आप मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है फिर 2 डायरेक्टर फिर से अपॉइंट करने का। आपका अगर काम चल जा रहा है 2 डायरेक्टर में तो चला लो, ठीक है। अब आ गया नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, मतलब वो 2/3 तो लाइबल हो गए, जो 1/3 बचा वो हो गया नॉन रोटेशनल, सिंपल। अब आ गया डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ रिटायरिंग डायरेक्टर अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ ना, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मतलब मान लिया जाएगा रीअपॉइंटमेंट हो गया, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसी को मान लिया कि वही रीअपॉइंटमेंट हो गया। डीमिंग सेक्शन, डीम्ड हर बार नहीं, सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ही मानेंगे। तो क्या क्या वो है सर्कमस्टेंसेस, ये हम लोग पढ़ते हैं। 152(7) ये लास्ट सेक्शन होगा 152 हम लोग का, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 152(7) provides the way for deemed appointment of a retiring director as under adjournment of general meeting. If the vacancy of retiring director is not so filled up and the meeting was not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place. कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है intermediate law? In case that day is a national holiday, the meeting shall be adjourned till the next succeeding day, which is not a holiday, at the same time and place. Deemed reappointment. If at the adjourned meeting also the vacancy of the retiring director is not so filled up, and there that meeting also not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting. कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया बात है। देखिए इसमें बोल रहा है कि आपका मीटिंग हुआ, मीटिंग में ये क्या लिखा हुआ है, हैज़ नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी। इसका मतलब क्या है, मीटिंग में एक्सप्रेस नहीं हुआ, मीटिंग में ये नहीं बोला कि ये वैकेंसी हम लोग को नहीं फिल करना, मीटिंग में ऐसा कुछ बात नहीं हुआ, इसलिए लिखा हुआ है। एंड द मीटिंग हैज़ नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, मतलब मीटिंग हुआ, मीटिंग एडजर्न हो गया और मीटिंग में ये फैसला नहीं हुआ कि वैकेंसी रखना, खाली रखना उस पोस्ट को, ये कुछ नहीं बोला, और मीटिंग एडजर्न हो गया, सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक जैसा प्रोविज़न बोलता है। और एडजर्न मीटिंग में भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ, और ना कि ये फैसला हुआ कि वो वैकेंसी वैसे ही रहेगा, पोस्ट फिल नहीं होगा, ये भी फैसला नहीं हुआ। तो ये मान लिया जाएगा कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर है वो रीअपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। हर केस में रीअपॉइंटमेंट हो जाता है? नहीं, कुछ केसेस में नहीं रीअपॉइंटमेंट होता है। क्या उसका एक्सेप्शन है? आइए पढ़ते हैं। तो पहला एक्सेप्शन है इसका, मार्क कर ले, क्या ऊपर कुछ मार्क कर लेते हैं, ये कर लिया। द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो द वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज़ नॉट सो फिल्ड अप, ठीक है। ये मार्क कर लीजिए, आपकी इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं मार्क करा दे रही हूँ आपको। क्या बात है एक्सेप्शन का पहला एक्सेप्शन क्या है कि वो डायरेक्टर जो रीअपॉइंटमेंट का बात हुआ था मीटिंग में बोला था चलो मिस्टर राम को फिर से रीअपॉइंटमेंट कर दें, लेकिन उनको वोट्स इन फेवर या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास ही नहीं हो पाया इनके लिए, मेंबर्स ने मना कर दिया, तो मिस्टर राम फिर से अपॉइंट नहीं होंगे। देखिए पहले में क्या लिखा हुआ है, इफ़ एट द मीटिंग और द प्रीवियस मीटिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट हैज़ बिन पुट एंड लॉस्ट, मतलब वो मीटिंग का पुट हुआ था कि चलिए मिस्टर राम को रीअपॉइंटमेंट कर दे, वोट दीजिए अपना, और वो हार गए, मतलब उनको सफिशिएंट नंबर ऑफ वोट नहीं मिल पाया, तो ये कंसिडर फेवरेबली बिकॉज ऑफ नॉन पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन, मतलब रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो फिर रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ नोटिस में, वो आप लोगों को पता है कि कंसेंट लिया जाता है डायरेक्टर का, और डायरेक्टर ने अपना अनविलिंगनेस एक्सप्रेस कर दिया, वो डायरेक्टर बोल दे कि हमको नहीं करना, डायरेक्टर पोस्ट नहीं संभालना, तो फिर अब रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिस्क्वालीफाई मतलब अब आने सेक्शंस में, आने वीडियोज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये किया तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई, ये किया तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई, और कोई भी डिस्क्वालीफिकेशन अट्रैक्ट हो गया तो वो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। दोबारा देखिए लिखा है ना, फिर नेक्स्ट, इफ़ अ रेजोल्यूशन वेदर स्पेशल और ऑर्डिनरी इज़ रिक्वायर्ड, अगर रेजोल्यूशन चाहिए, लॉ में लिखा हुआ है कि समझिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट होगा उसका, तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, तो इसमें क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, बिना रेजोल्यूशन के वो डायरेक्टर बन नहीं सकता, तो डायरेक्टर आपको बनाना पड़ेगा।
तो डी पॉइंट में हमने पढ़ा था कि अगर डायरेक्टर को स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो ऐसे केस में रिटायरिंग ऑफिसर, रिटायरिंग डायरेक्टर फिर से अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है। और लास्ट एक्सेप्शन क्या है, ये क्या चीज़ एक्सेप्शन कर रहे हैं, ये एक्सेप्शन है डीम्ड रीअपॉइंटमेंट का। इसका मतलब ये सिचुएशंस में डायरेक्टर रीअपॉइंट नहीं माना जाएगा कि वो डायरेक्टर रीअपॉइंट हो गया। तो नंबर ई क्या है, इफ सेक्शन 162 इज एप्लीकेबल टू द केस। 162 क्या होता है वो आगे जाके हम डिटेल में करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए 162 का शॉर्ट से मैं बता देती हूँ उसके अंदर क्या है। जैसे कितना बार होता है कि एक रेजोल्यूशन से हम लोग एक रेजोल्यूशन में 2-3 एजेंडा हो सकता है, मतलब एक रेजोल्यूशन पास करके 2-3 डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, लेकिन 162 हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करता है कि एक रेजोल्यूशन में आप 3-4 डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। क्यों? आप एग्जांपल के लिए सोचिए, एक मिस्टर राम है, एक मिस्टर कृष्ण है। मिस्टर राम बहुत अच्छा डायरेक्टर है, उनका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, मतलब बोलते हैं ना बेस्ट सूटेड डायरेक्टर है। और मिस्टर कृष्णा वो उतने अच्छे नहीं हैं, वो समझे 10th पास भी नहीं है। तो अब दोनों का रेजोल्यूशन साथ में है कि दोनों के लिए हाँ बोलिए या फिर दोनों के लिए ना बोलिए। अगर ऐसा रेजोल्यूशन हुआ कि दोनों दोनों का एक ही वोट है, अगर एक जन हाँ बोलेगा तो दोनों के लिए हाँ, वरना किसी के लिए हाँ नहीं, तो मेंबर क्या सोचेंगे, यार मिस्टर राम मिल रहा है जो एकदम बेस्ट सूटेड है, तो चलो कृष्णा के लिए भी हाँ ही बोल देते हैं। अगर सिंगल रेजोल्यूशन हुआ तो ऐसे, इसलिए ये 162 बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन एक एग्जेम्पशन दिया है, मतलब आप ऐसा कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी ये रेजोल्यूशन पास करने से पहले एक रेजोल्यूशन पास करते हो। ये उसका रेजोल्यूशन का एजेंडा यही होगा कि क्या 2 डायरेक्टर एक साथ हम लोग वोट करा सकते हैं। अगर उसमें हाँ बोल रहे सारे डायरेक्टर तो अलाउड है। ठीक है, अगर उसमें हाँ हो रहे हैं मैक्सिमम तो अलाउड है। तो ये हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे सेक्शन 162 में। ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, इसमें क्या प्रोसीजर है एग्जैक्टली वो मैं 162 में बताऊंगी। तो अगर 162 का केस है कि एक साथ 2 या 3 अपॉइंट हो रहे हैं, तब ये नहीं माना जाएगा कि वो रीअपॉइंटमेंट है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। If section 162 is applicable to the cases, that is, where a single resolution was used to appoint 2 or more persons as director, तो 2 से ज़्यादा डायरेक्टर एक ही रेजोल्यूशन में हुआ तो वो कॉन्ट्रोवेंशन है 162 का, इसलिए वो वॉइड माना जाएगा और डीम डायरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीमिंग रीअपॉइंटमेंट का। तो क्विक मैं आपको बता देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। डीम रीअपॉइंटमेंट मतलब अगर मीटिंग एडजर्न हुआ और मीटिंग में ये एक्सप्रेसली नहीं हुआ कि नहीं बताया कि डायरेक्ट वो वैकेंसी फिल नहीं होगा, मतलब एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं हुआ कि वैकेंसी फिल नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। और एडजर्न मीटिंग में भी ना रीअपॉइंटमेंट हुआ, ना वो लोग ने डिसाइड किया कि ये फिल नहीं होगा, तो इस केसेस में माना जाएगा कि डायरेक्टर डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें ये नहीं माना जाएगा, डीमिंग प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा। क्या क्या एक्सेप्शन है? पहला एक्सेप्शन कि अगर रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट पास, मतलब रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट रखे थे हम लोग मीटिंग में बट लॉस्ट, ओके, ना बोल दिया सबने। नंबर बी, डायरेक्टर ने अपना अनविलिंगनेस दिखा दिया कि नहीं मुझे डायरेक्टर नहीं बनना। सी, डायरेक्टर डिसक्वालीफाई हो गया। डी, अगर स्पेशल या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए था डायरेक्टर को रीअपॉइंटमेंट के लिए या अपॉइंटमेंट के लिए, तो डीम्ड नहीं होगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा तभी अपॉइंटमेंट, नहीं तो नहीं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा तभी है अपॉइंटमेंट, नहीं तो नहीं। और ई, जहाँ 162 एप्लीकेबल था वहाँ। ठीक है, ये तो हो गया आपका 152। इसमें एक एग्जेम्पशन है। इसमें एग्जेम्पशन क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी को जो 51% से ज़्यादा जिसमें गवर्नमेंट शेयर होल्ड करती है या फिर सब्सिडरी है उनको एग्जेम्पशन है प्रोवाइडेड, कोई डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है फाइलिंग में 137 और 92 का। ठीक है, तो यहाँ हमारा 152 सेक्शन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है। एंड इन केस ये हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ताकि मैं वीडियोस ऐसे कंटिन्यू कर सकूँ और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। सो एंड प्लीज़ लाइक शेयर दिस चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।